जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए कि एक G7 जो ग्रुप है, वेस्टर्न अलायंस का ग्रुप, और वो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे इकोनॉमिक जो हैवी वेट कंट्रीज है वो वहां पर हैं। और दूसरी तरफ जो ब्रिक्स है जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया शामिल है। जब फ्रांस इंडिया को ये बोलता है कि तुम दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दोनों दुनिया को एक साथ कनेक्ट करने की शक्ति भारत को बोलना, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि भारत कितनी शक्ति और कितनी क्षमता की तरफ आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, वो राफेल डील जो भारत और फ्रांस के बीच में जो होनी है, वो भी फाइनल होने की कगार पर है। तो आज की इस चर्चा में ये दोनों हम मुद्दे शामिल करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए उमेश जी है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, भारत के लिए इतना बड़ा ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए कि भारत जो है वो G7 और ब्रिक्स दोनों को कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। इमैनुअल मैक्रोन ये ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि किस तरह से इस बड़े स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत और जो फ्रांस है, दोनों के बीच में डिफेंस समझौता एक तरह से बढ़ता जा रहा है। अभी जो 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील है, जो $22 बिलियन की डील है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस डील्स इन हिस्ट्री, वो होने वाली है दोनों कंट्री के बीच में। और जिस हिसाब से जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आ रही है, भारत ये 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फ्रांस का जो डसॉल्ट एविएशन है उसके जो रफाल फाइटर जेट्स है उसको देने वाला है। और रफाल ने ऑलरेडी भारत के अंदर अपनी जो लैंड और अदर फैसिलिटीज उसने ऑलरेडी बना ली है। एमआरओ फैसिलिटी भारत के अंदर ऑपरेशनल हो रही है। और ऊपर से भारत की कंपनी जो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, उसने फ्रांस के साथ, जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है उसके साथ ऑलरेडी एक करार कर दिया है, जब इसके अंदर जो बॉडी होती है रफाल फाइटर जेट की, जिसको फ्यूसलाज बोला जाता है, उसकी प्रोडक्शन भारत के अंदर होगी। और इसके अंदर कम से कम 60% जो है, जो रफाल फाइटर जेट भारत के अंदर बनेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स जो प्रोक्योरमेंट होगा वो भारत के अंदर होगा। और इसके अंदर 90 जेट्स जो होंगे वो रफाल 4.5 जनरेशन जेट्स होने वाले हैं। और रिमेनिंग 24 जेट्स F5 वेरिएंट होंगे रफाल के, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। देखिए अंबर जी, ये एक तरह से बताता है कि भारत और फ्रांस के बीच में द ग्रोइंग दोस्ती बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। एक और एक चीज आप ये देखिए, फ्रांस जो है नेक्स्ट ईयर G7 समिट का, इस साल के अंदर जो G7 समिट की प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास है। भारत के पास जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। अब सोचिए, जो वेस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर इतने सारे एनिमोसिटी है, जहां पर द एंटायर G6 और G7 जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, और ब्रिक्स के अंदर रशिया है, उसके अंदर इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ सही है। वहां पर इंडिया इज बीइंग आस्क्ड टू एक्ट एज द पॉसिबल मीडिएटर बिटवीन ब्रिक्स एंड G7। एक ऐसी बात है कि ब्रिक्स, जो यूरोप जो चाहता है वो शांति चाहता है विद रशिया, और उसको समझ में आ गया कि रशिया से एक तरह से वो अभी compete नहीं कर सकता। और पुतिन ने भी बोल दिया है कि हमारी जो ऑर्शनिक मिसाइल्स है, यूरोप का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको एक तरह से रोक नहीं सकता। क्लियर कट वार्निंग और चेतावनी दे दी है। और सेकेंड एक और एक चीज है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरह से हमेशा डबल गेम खेलते जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। फ्रांस को भी भरोसा नहीं है। फ्रांस ने यहाँ तक बोल दिया है कि अमेरिका जो है मल्टीलैटरल अरेंजमेंट से बाहर हो चुका है, और उसको मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स की कोई पड़ी नहीं है, और वो आइसोलेशनिस्ट हो रहा है और अमेरिकन इंटरवेंशन, अमेरिकन हिजीमनी प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं ना कहीं फ्रांस को लग रहा है कि अमेरिका जो है रशिया के साथ मिलकर यूरोप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैंने बहुत बार टाइम से बोल रहा हूँ। और आज फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोल दिया है
कि जैसे रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट के लिए कर रहा है, जो अमेरिका है ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसके कारण नेटो और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अलायंसेस है वो रिस्क पे आ चुके हैं। एक तरह से उन्होंने रशिया और अमेरिका को एक ही पाले में डाल दिया है। ये मैंने बहुत दिनों से पहले भी बोला था और आपके भी प्रोग्राम पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि नेक्स्ट ईयर जो हो सकता है कि ब्रिक्स की समिट के अंदर फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्रीज को न्योता दिया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी है। भारत चाहे तो किसी को भी स्पेशल इनवाइटी के थ्रू बुला सकता है। और जी। G7 के अंदर हमेशा आप देख रहे हैं कि कितने सालों से भारत को एज ए स्पेशल इनवाइटी बुलाया जा रहा है। और लास्ट अच्छा ईयर उमेश जी, अब सवाल मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जो इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है कि दोनों दुनियाओं को मिलाने की शक्ति भारत ये काम कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था कि क्या ये आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और साथ ही अगर भारत ब्रिज बनता है तो चाइना और रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा, स्पेशली जो जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसीज हैं उसको लेकर, जो ट्रेड रूट्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि सबको पीस चाहिए। रशिया ऑल्सो वांट्स पीस इन द पीस नियर इट्स बॉर्डर। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इतना जियोपॉलिटिकल जो चेस बोर्ड है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी पावर जो है बीच में एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो मिसट्रस्ट है उसको एक तरह से फिल नहीं कर सकता ये गैप को। और इस गैप को शायद एक कंट्री फिल कर सकता है, वो है इंडिया। यही बात इमानुएल मैक्रोन ने की है। वो चाहते हैं कि जो न्यू ग्लोबल मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमें इसमें हमें एक तरह से रेडी रहना चाहिए कि हम इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। आप ये देखिए, सडनली आप ये देखिए, द एंटायर यूरोप इज बिकमिंग एंटी अमेरिका। और एक तरह से उन्होंने ये भी बोला कि ब्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि हम ब्रिक्स के अंदर एंटी चाइना ब्लॉक बनना चाहते हैं। वो बात कर रहे हैं इंक्लूसिव मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स की। एक तरह से देखिए, ग्लोबली एक एंटी ट्रम्प अलायंस और एक एंटी यूएसए अलायंस खड़ा हो रहा है। और वहां पर आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो एक तरह से एक एंकर के जैसे बन रहा है, जिसके अंदर फ्रांस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लीडर उभर के आ रहे हैं वो मैक्रोन बन के आ रहे हैं, और जो ईस्टर्न ब्लॉक में है वहां पर मोदी जी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबको मालूम है कि भारत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। भारत इज अ ट्रस्टेड पार्टनर। और भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो हुई है वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आप ये देखेंगे कि फ्रांस ने भारत को अफ्रीकन फ्रांस समिट में बुलाया है, जो नैरोबी में होने वाली है, जो मई 12 और मई 13 नैरोबी में होने वाली है 2026 में। और अभी आपको ये भी बता देता हूँ, कल जो कल में कल जो है फ्रांस जो जर्मनी के चांसलर्स हैं वो भारत आ रहे हैं, और भारत के साथ वो 70,000 करोड़ की डील साइन करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन जो है विद AIP टेक्नोलॉजी वो भी देने वाले हैं। और इसके कारण आप ये देखेंगे भारत और जर्मनी के बीच में संबंध एक तरह से सुदृढ़ होते जा रहे हैं। जी। सेकेंड, 26 तारीख को आप ये देख रहे हैं कि उर्सुला वॉन डेर लेyen इज कमिंग टू इंडिया, और वो भी वहां यहाँ पर आके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ जो है AI समिट के लिए आप ये देखेंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन वो भारत आने वाले हैं। और उस टाइम पे 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील लाइकली हो सकती है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बता रही है। और उसी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि फिर से भी आना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स की जो मीटिंग है इस बार भारत होस्ट करने वाला है, और वो स्पेशल इनवाइटी में किसी को भी बुला सकता है। वो शायद चाहे तो मतलब मेरा मानना ये है कि फ्रांस, जर्मनी, इजराइल इन सबको भी बुला सकता है। एक तो तरह से उमेश आप जी, यहाँ देखिए से एक सवाल इंडिया। ये है कि भारत को लेकर ये जो बड़ी बात इमैनुअल मैक्रोन ने बोली है, अब यहाँ से मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या G7 और ब्रिक्स जो अलाइनमेंट है, इससे जो भारत है वो अपनी जो उसकी जो पोजीशनिंग रहेगी वो मतलब एक न्यूट्रल ब्रिज की तरह वो एक रोल प्ले करेगा, या फिर जो है किसको स्ट्रेटेजिक लिवरेज के रूप में इसका उपयोग करने वाला है? कैसे भारत इसको लेगा? देखिए, इस भारत तो ड्राइवर सीट में आ चुका है। इसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है
उन्होंने मोदी जी और मैक्रोन के खिलाफ भद्दा मजाक किया था। आपको ये ध्यान है कि उन्होंने बोला था कि मोदी जी बोल रहे थे कि सर मैं आई कम, और मैक्रोन के लिए बोल रहा था कि उन्होंने भीख मांगी है मुझसे। मतलब ऐसी जो शब्दावली यूज की है, इससे समझ में आता है ट्रम्प इज थ्रेटेन्ड, अमेरिका इज थ्रेटेन्ड बाय द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस तो बोल ही चुका है कि उसके जो कमिटेड डिफेंस पार्टनर है उसमें इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए सारी कंट्रीज अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाती जा रही है। भारत भी बढ़ा रहा है, फ्रांस भी बढ़ा रहा है, और ये मल्टीलैटरल अलाइनमेंट में एक तरह से भारत हर जगह फिट बैठता है। आप देखिए भारत G7 में भी रहता है, भारत ब्रिक्स में भी रहता है, ये कोई कंट्री नहीं कर सकता। दिस इज द मेजर थिंग ऑफ भारत। और ये भारत की ग्रोइंग स्ट्रेचर से एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं। और आपको याद होगा लास्ट ईयर जो कनाडा के अंदर G7 समिट हुआ था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप भाग के चले गए थे भारत के प्रधानमंत्री से आने से पहले। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरह से मोदी जी से डर चुके हैं, और मोदी जी ने उनके 4 कॉल को इग्नोर किया है। आप सोचिए, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ईयू के साथ, यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इसराइल के साथ बातचीत हो रही है, पेरू के साथ कर रहे हैं, ओमान के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको अपग्रेड कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर दिया है। फिर ईयू के साथ कर चुके हैं, फिर ओमान के, फिर हमने यूएई के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड कर दिया है। अब बात हो रही है कि भारत जो है सऊदी के साथ भी बातचीत कर रहा है, ईरान के साथ बात कर रहा है। भारत जो है गल्फ काउंसिल स्टेट्स की जो है वो वहां पे मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग भी होल्ड करने वाला है। भारत अपना जो वर्चस्व है हर जगह बढ़ाता जा रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं और भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, रशियन ऑयल की बात कर रहे हैं। जबकि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम लेता है। 20% ऑफ अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर विच इज बीइंग गिवन फॉर द यूरेनियम विच इज कमिंग फ्रॉम रशिया। तो ये एक तरह से अमेरिका डबल एक्सपोज होता जा रहा है। इनफैक्ट अमेरिका ने एक तरह से यूरोप को भी छेड़ दिया है जब उन्होंने बोला कि हम ग्रीनलैंड को परचेज कर लेंगे, हम ग्रीनलैंड के ऊपर हार्ड वे से उसको एनेक्स कर लेंगे, हमको ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज चाहिए। जबकि यूरोप ने सीधा बोल दिया कि ये जो मल्टीलैटरल कन्वेंशंस है इसको ब्रेक करने वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए यूरोप और भारत एक तरह से नया जो कोर्स है वो लिख रहे हैं, जिसमें वी आर मूविंग अवे फ्रॉम एंटी अमेरिका, एंड ऑल्सो इसके अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी एक तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईयू और भारत के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, सारा जो ट्रेड होगा वो यूरो के अंदर होगा। सोचिए $890 बिलियन ऑफ ट्रेड विल हैपन इन यूरो इंस्टेड ऑफ डॉलर। और इसराइल भी भारत के अंदर अपना डिफेंस प्लांट्स कर रहा है, ईयू भी भारत के अंदर अपना डिफेंस प्लांट्स लेके आना चाहता है। आप ये देखिए कि एक तरह से भारत इज बिकमिंग अ फोकल पॉइंट, इज अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द जियोपॉलिटिकल पावर्स। इसराइल भारत के अंदर अपना प्लांट्स लगाना चाहता है, डिफेंस प्लांट्स, ईयू लगाना चाहता है, रशिया लगाना चाहता है, अमेरिका भी भीख मांग रहा है कि लॉकहीड मार्टिन को सब लोग भारत के यहाँ पे आके, हम यहाँ पे आके प्लांट लगाना चाहते हैं। इंडिया इज बिकमिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। सेमीकंडक्टर्स में काम हो रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स में काम हो रहा है। भारत के अंदर आप ये देख रहे हैं। यहाँ से मैं आपसे जो इंडिया फ्रांस की जो ये पार्टनरशिप है या उनके जो कॉर्पोरेशन है उसको लेकर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि वैसे मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत और फ्रांस के बीच में जो ये टाइज या रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या शेयर्ड वैल्यूज हैं या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेस्ड जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, क्यों आसपास आते जा रहे हैं? ट्रेड हमारा और फ्रांस के बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर एआई समिट जो है फ्रांस में हुआ था, इस साल भारत के अंदर हो रहा है। भारत एक तरह से इमर्ज हो रहा है एज अ मेजर जियोपॉलिटिकल पावर, और फ्रांस को मालूम है द ओनली कंट्री विच कैन सेव यूरोपियन यूनियन फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन इज इंडिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए जितने भी पावर्स है, भले यूरोप के, वो सारे भारत के साथ आके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। जर्मनी भारत के साथ बात कर रहा है डिफेंस के लिए, फ्रांस बात कर रहा है। यूके की कंपनी जो है रोल्स रॉयस, वो भी एमका इंजन के लिए बोल चुका है कि मैं भारत को सपोर्ट करने को तैयार हूँ।
जबकि हमने ऑलरेडी साफरान के साथ ये डील कर चुके हैं 61,000 करोड़ के लिए, फिर भी वो भारत के अंदर अपने प्लांट लगा रहा है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। इटली हमारे साथ करने को तैयार है, स्पेन के साथ हमारा ऑलरेडी एयरबस का हमारा ऑलरेडी चल रहा है। फिर आप देखिए ग्रीस को हम अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च देने वाले हैं। और ये सब बताता है कि हाउ इंडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर सेविंग द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्यों भारत के साथ ट्रेड डील चाहता है वो बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर रिसेशन का दौर आ चुका है। उनको समझ में आ गया कि यूक्रेन युद्ध में एक तरह से घुसने के बाद उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमी हैज गॉन इनटू रिसेशन। जितनी भी जर्मन इंडस्ट्रीज है दे आर रीलोकेटिंग बैक टू अमेरिका। और इससे क्या है ईयू की इकोनॉमी में फर्क पड़ा है। इनफैक्ट ऐसी हालत हो गई है कि लंदन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको बोरो बोलते हैं, हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम बैंकरप्ट। और उनको भी ये बोला जा रहा है कि वहां पर उनके पास पैसे नहीं है, ऐसी हालत हो चुकी है। तो ओनली कंट्री जिससे ईयू अपने आप को बचा सकता है वो है इंडिया। और इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, ईयू को चाहिए मार्केट। दोनों के लिए एक तरह से जो रिश्ते हैं दोनों के लिए बेहतर है। और फ्रांस जो है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट द ओनली कंट्री इन यूरोपियन यूनियन अपार्ट फ्रॉम यूके टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन फ्रांस के पास है। और एक तरह से वो रेसिस्ट करता है अमेरिकन हीजेमनी को। और ये देखिए कहीं ना कहीं आप ये देखिए ईयू चाहता है कि भारत के साथ उसका डिफेंस एग्रीमेंट बना रहे। न्यू एज इंडस्ट्री जैसे सेमीकंडक्टर्स हो, रिन्यूएबल्स हो, ईवी बैटरीज हो, वहां पर भी वो भारत के साथ कॉपरेशन चाहता है ताकि चाइना के ऊपर जो उनका रिलायंस है वो कम हो और अमेरिका के अगेंस्ट वो एक तरह से खड़े हो सके और भारत के थ्रू रशिया से दोस्ती कर सके। दिस इज द थिंग ईयू वांट्स फ्रॉम इंडिया। दिस इज व्हाई इंडिया इज इन अ ड्राइवर सीट। स्ट्रेटेजिक थिंग है भारत के पास, किसी के पास नहीं है। The only country which can talk to both Japan and Russia is India. The only country which is talking to both Israel and Iran is India. The only country which can act as a mediator for Ukraine and Russia is India. और ये भी देखिए पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में भी भारत आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये बताते हैं कि हमारी जियो पॉलिटिक्स में हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको एक तरह से वैलिडेशन मिल रहा है। दिस इज द रिलेशन इंडिया हैज विद द एंटायर वर्ल्ड। और फ्रांस को समझ में आ गया कि आज भारत के साथ रहने में फायदा है। भारत की जो ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 7.5%, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑन द अर्थ राइट नाउ। और उनकी जो पॉपुलेशन है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है इज बिलो द एज ऑफ 35। तो कहीं ना कहीं सबको मालूम है कि भारत के साथ एक तरह से पंगा लिया नहीं जा सकता। बातचीत करिए, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करिए और भारत जो है अनड्यू एडवांटेज भी नहीं उठाता जैसे चाइना करता है। भारत जो है कभी भी किसी भी चीज का ऐसा अनड्यू एडवांटेज तो लेता नहीं, लेकिन उमेश जी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, तो जो उनका रेलेवेंस जो शिफ्ट है उसकी बैकड्रॉप में इंडिया के जो किरदार है, जो रोल है, उसको लेजिटिमेसी कैसे उसकी चेंज होगी? सर सीधी बात है कि अगर यूएन के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को अगर इंक्लूड नहीं किया जाता तो यूएन इज अ डेड बॉडी। आप ये देखिए कि आज मैक्रोन और इंडिया दोनों मिलके एक तरह से ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वो अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, यूरोप और एशिया के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएन का जो रिलेवेंस है एक तरह से खत्म जैसा हो गया है। यूएन इज अ डेड बॉडी, वहां पर सिर्फ कंट्रीज गो देयर एंड क्राई, वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप यूएन जनरल असेंबली में जो आप देखते हैं वहां पर लोग जाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, सोल्यूशन नहीं आता है। सोल्यूशन आता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट हो। और कंट्री कौन सी कंट्री है जो एक तरह से ट्रस्ट बिल्डअप कर सकती है? देखिए भारत ने भी अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाइना को अलाउ कर दिया है कि वो भारत के पावर सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता है। तो ये एक तरह से भारत जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स खेलता है, इंक्लूसिव जियो पॉलिटिक्स खेलता है और इसके अंदर ट्रस्ट है सबको भारत के ऊपर। भारत की सबसे बड़ी जीत है कि भारत ने विश्व का भरोसा जीता है और ये इससे बड़ी जीत तो कोई हो नहीं सकती डिप्लोमेसी में, जिस तरह इस आज भारत खड़ा है। और इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से ये स्टेटमेंट भारत के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।
जय श्री राम रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।